ऑलराइट, गुड। ठीक है, हम बेसिकली अपना पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट करेंगे इसको एक वन ट्रीट करते हुए ना, एक सब्जेक्ट। हमने सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट लेना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग की जो सीक्वेंस होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ होगी। हमने सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करने हैं, ठीक है, कंट्रीज के रिलेशन, क्योंकि इस दफा आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा अब रिलेशंस खराब भी हैं, लाइक जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं, और पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी रिलेशन जो है वो वॉर की वजह से खराब हो गया, तो थोड़ी सी ना चीजें ज्यादा न्यू है। तो हमने उस पर्सपेक्टिव से चीजों को कवर करना है। तो हमारा सिलेबस ये, मैंने आप लोगों के साथ, आप लोगों को पहले भी पता है कि इस सिलेबस को मैंने 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 आपका प्री पार्टीशन से रेलिवेंट है। उसके अलावा जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक जिस तरह अलीगढ़ हो गया, देवबंद, जो मूवमेंट्स थी, और इस तरह की रिवाइवल ऑफ इस्लाम के अचानक से कट गई। आवाज आ रही है मेरी क्लियरली अब? जी जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि सिलेबस के हवाले से जो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1 जो है वो आपका प्री पार्टीशन से रेलिवेंट है। सेक्शन 2 में हम इंटायरली कवर करेंगे जो आपके पास पोस्ट पार्टीशन आ जाती है, और पोस्ट पार्टीशन के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन आ जाता है, और जितनी भी लीगल डिबेट्स होती हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीजें जो है ना आपकी, और अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सेक्शन 2 में आ जाती हैं। सेक्शन 3 है आपका लाइक फॉरेन पॉलिसी, विच इंक्लूड पाकिस्तान रिलेशन विद एक्सटर्नल कंट्रीज, जिसमें आपके पास इंडिया आ जाता है, अफगानिस्तान, रशिया, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान की यूएस के साथ रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशंस, मिडल ईस्ट, पैलेस्टीन आ जाएगा। और सेक्शन 4 जो है उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू आ जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से, जो कि हमारा होगा सेक्शन नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स क्या हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का भी है, और ये आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स का भी है। अगर आप लोगों ने आईआर रखी हुई है तो ये आईआर का भी है। तो ये ओवरलैपिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक हो गया यहाँ तक? सिलेबस की समझ आ गई अब आप लोगों को? अच्छा, अब हमारे पास जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और जो यूएसए का रिलेशनशिप है, अब इसको मैंने सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की हद तक नहीं देखना, मैंने पहले ये बात बताई है। इसको हमने हर पर्सपेक्टिव से कवर करना है। हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी करेंगे, कॉन्टेम्परेरी भी करेंगे, सारी एग्जाम्पल्स जो भी सारी चीजें आती हैं वो उसकी कवर करेंगे। जब भी किसी रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान यूएसए का हो, पाकिस्तान किसी का भी जो रिलेशनशिप होता है किसी कंट्री के साथ, जब आप बाइलेटरल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं ना, आपने एक अच्छे तरीके से टाइमलाइन याद करनी होती है। उस टाइमलाइन को रट्टा मारें, कॉन्सेप्ट बनाएं, जो करना है, बस बहरहाल टाइमलाइन आपको आनी चाहिए। अगर आपको टाइमलाइन नहीं आती, सीक्वेंस का नहीं पता, आपको इवेंट्स का नहीं पता, तो आप रिलेशनशिप नहीं लिख सकेंगे। आज हमने सबसे पहले जो है वो टाइमलाइन ही करनी है। हमें 1947 से लेकर हमें 2025 तक की जो है वो टाइमलाइन का पता होना चाहिए कि इनके रिलेशनशिप्स हैं कैसे। क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना कि हर साल में इन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो आप लोग फिर एनालाइज कर सकेंगे कि हाँ, ये रिलेशनशिप इनका अच्छा था या ये इनका बुरा था। तो टाइमलाइन का याद होना सबसे क्रूशियल स्टेप पर फर्स्ट स्टेप है किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले। तो एक बात और याद रखिएगा कि जिस तरह अब आप लोगों को मैं जो पढ़ाऊंगी ना आज, वो कल की क्लास में मैं आप लोगों से सुनूंगी। असाइनमेंट तो आप लोगों को दूंगी ही दूंगी, लेकिन क्लास जो है वो स्टार्ट होने से पहले मैं सुनूंगी। मैं सुनूंगी ताकि मुझे पता चले कि चीजें आप लोगों को आती हैं या नहीं आती हैं। जरा हमने इसी चीज को जो है वो टैकल करना है कि हमने अच्छे तरीके के साथ चीजें याद करनी है, ठीक है ना? अच्छे तरीके के साथ, मैं बहुत बर्डनाइज, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर बर्डनाइज नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो काम करेंगे, ताकि आप लोगों को ना चीजें याद हो। क्योंकि याद होना मेन चीज है, सिलेबस कवर करवाना मेन है। थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगी ताकि चीजें याद हों आप लोगों को। टाइमलाइन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ना इसको 10-10 इराज में डिवाइड कर लेना बेशक। इस तरह पहले पाकिस्तान 1947 में बनता है। अब ये बातें बेशक लिख लेना साथ पे, अपने पास रजिस्टर में आगे लिखी होंगी, लेकिन साथ साथ माइंड में अपना एक स्केच बना लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वर्ल्ड में क्या हुआ ना, मतलब सबसे पहले हुआ हमारे पास 1900 से हम स्टार्ट करते हैं बात। ये आप लोग को नजर आ रहा है, मैं लिख रही हूँ। 1914 से लेकर 1918 तक हुई वर्ल्ड वॉर 1, राइट। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक हुई वर्ल्ड वॉर 2। समझ आ गई बात की? 1945 के बाद का जो इरा है, इसे कहते हैं ये कोल्ड वॉर का इरा है।
अब इस दौर में अगर हम पाकिस्तान देखें तो इन दौर दौर की जो मैंने तीन बातें की हैं, इधर पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता था। पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 तक पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान दोनों सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे, और उनको रूल कौन करता था? ब्रिटिश रूल करता था। दो वॉर्स बैक टू बैक लड़ने की वजह से जो यूरोप था वो जरा इकोनॉमिकली भी वीक हो गया, और उसका इंटरेस्ट सब कॉन्टिनेंट में खत्म हो गया। 1947 को जो यूरोप था उसने इनको आजाद कर दिया दो डोमिनियन स्टेटस के अंदर। एक तरफ पाकिस्तान बन गया और एक तरफ इंडिया बन गया। अब यहां तक जो वॉर्स थी वर्ल्ड वॉर 2 तक, यहां तक कॉन्सेप्ट यूरोप था, यूरोप मेनली आ रहा था। लेकिन इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सुपर कंट्री, जो सुपर पावर अराइज हुई, वो दो थी। एक तरफ से यूएसए अराइज हुआ सुपर पावर के तौर पर, और एक तरफ से यूएसएसआर अराइज हुआ जो आज का आपका रशिया है, रूस। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सुपर पावर की तौर पर ये अराइज हुए। जब ये अराइज हुए तो अब जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहता क्लास में अगर दो मॉनिटर बना दिए जाएं तो उसको दूसरे मॉनिटर से हमेशा खार होती है। उसकी कोशिश होती है मैं वन रहूं। ये टू वाला कॉन्सेप्ट गलत है। इसी तरीके से यूएसए की कोशिश थी कि ये जो बाईपोलर वर्ल्ड है ना, जो बाई सुपर पावर मतलब बाई मतलब दो, दो जो सुपर पावर्स हैं ये खत्म हो जाएं और मोनोपोलर में कन्वर्ट हो जाए, मैं अकेला सुपर पावर बन जाऊं। इसी तरीके से यूएसएसआर को ये ख्वाहिश थी कि जो यूएसए उसको मैं हरा दूं और मैं अकेला जो बन जाऊं। इन दोनों के बीच में समझ लें कि ये सुपर पावर का अहद जो है ओहदा लेने के लिए एक जंग स्टार्ट हुई। अब जो ये वॉर थी, इस वॉर को कहा जाता है, इनकी वॉर जो थी वो आइडियोलॉजिकली वॉर थी। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, आइडियोलॉजिकल वॉर थी, नजरियाती वॉर थी, नजरिए की वॉर थी। ये अपना नजरिया कंट्रीज पे इम्पोज करना चाह रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर एक आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रांग होना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा नजरिया है ना, मेरे नजरिए को मानने वाले सारे लोग हों। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी अपनी बात मनवाऊंगी, अपने इर्द गिर्द के जो और है अपनी फैमिली मेंबर, मेरी कोशिश होगी जो मेरे मेरे मानने वाले जो लोग हैं जो मेरी बात को माने, वो सारे मेरी तरफ आ जाए। ये स्ट्रांग, ये होता है ना स्ट्रांग का जो स्ट्रेंथ का पहलू। इसी तरीके से यूएसएसआर ने और यूएसए ने ये डिसाइड किया कि जितने कंट्रीज हमारी तरफ होंगे हम उतना स्ट्रांग होंगे। अगर यूएसए एक कंट्री अपनी तरफ लेकर आता था उनको कन्विंस करके, तो यूएसएसआर दो लेकर आता था अपनी तरफ। वो तीन लेकर आता था तो वो पांच लेकर आता था। तो ये बेसिकली लेकर आने का मतलब है ये अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करते थे, ये अपना नजरिया प्रमोट करते थे, अपना आइडिया प्रमोट करते थे। ये थी कोल्ड वॉर। अब जब 1947 के अंदर पाकिस्तान का आजाद होना, पाकिस्तान जब आजाद होता है, अब चूंकि आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई। पाकिस्तान को जितनी जितने राइट्स मिलने चाहिए थे वो उतने राइट्स ना दिए गए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी वीक था, सोशली भी वीक था, पॉलिटिकली भी वीक था, और ऊपर से कश्मीर का मसला भी था इंडिया के साथ। इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं कि बट्टे का वैर चल रहा था। पहले पहले साल में ही हम लोग लड़के बैठ गए, उन्होंने हमसे लड़ाई कर ली 1948 के अंदर। तो हम लोग बहुत ज्यादा वीक थे, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे। ऊपर से हमारा अपना मसला था कि एक तरफ पे बंगला ईस्ट पाकिस्तान और एक तरफ पे वेस्ट पाकिस्तान है। हम लोगों की आपस में नहीं बन रही थी। पंजाब की, सिंध की, केपीके की, बलूचिस्तान की आपस में नहीं बन रही थी। प्रिंसली स्टेट्स का मसला था। तो हम लोग इंटरनली भी वीक थे और हम लोग एक्सटर्नली भी वीक थे। जब हम लोग आजाद हुए, दो दो स्टेट्स आजाद हुई, एक तरफ पाकिस्तान आजाद हुआ और एक तरफ इंडिया आजाद हुआ। इंडिया पाकिस्तान की निस्बत स्ट्रांग था, तो इंडिया ने क्या चूज किया? नैम। नैम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि ना हम यूएसएसआर की तरफ हैं ना हम यूएसए की तरफ, हम अकेले ही अच्छे हैं, हमने किसी को चूज नहीं करना। अब जो पाकिस्तान था, मैंने आपको बताया कि वो वीक था बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे। तो इस वीकनेस की वजह से पाकिस्तान ने फिर क्या डिसाइड किया? पाकिस्तान को किसी न किसी एक ब्लॉक को चूज करना था। क्योंकि जब आप अपने अपने जो बहुत आपका जो साथी है, जो अगर वो स्ट्रांग है, यूएसए यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स थी, अगर आप किसी दोनों में से एक को भी चूज करती हैं तो वो कंट्री डेफिनेटली चूज करने की वजह से आपकी हेल्प करेगा, आपके जो मसले मसाइल हैं वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। जैसे मैंने कल एक बात आप लोगों को बताई थी, नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया, जो साउथ कोरिया था वो वीक था, नॉर्थ कोरिया स्ट्रांग था। नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर था, साउथ कोरिया में ये था यूएसए था। नॉर्थ कोरिया ने, जो यूएसएसआर था, उसने क्या किया?
उसने नॉर्थ कोरिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंप्लीमेंट करवा दिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया ना। तो फटाफट फिर यूएसए ने क्या किया, वहां पे थर्ड सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया, एक मिसाइल सिस्टम। तो जो जो उनका साथी होगा, जो जो कंट्री इन दोनों ब्लॉक्स को चूज करेगा, ये दोनों सुपर पावर उसको जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरली जो जो उनके मसले मसाइल है उसको सॉर्ट आउट करेगी। अब इंडिया स्ट्रांग था, सो इंडिया को जरूरत नहीं थी, उसने नैम को चूज किया। लेकिन पाकिस्तान वीक था, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे, या वो यूएसए को चूज करता या वो यूएसएसआर को चूज करता। तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो डेमोक्रेटिक थी, वो कम्युनिस्ट नहीं थी, वो कैपिटलिस्ट थी। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था पाकिस्तान को वो पसंद आया, और यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल सिस्टम था पाकिस्तान को वो पसंद नहीं आया। हालांकि दोनों ने इनवाइट किया, इसने भी इनविटेशन दी कि आप हमें आके ज्वाइन करें, इसने भी इनविटेशन दी कि आप हमें आके ज्वाइन करें। तो पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन किया। तो डेफिनेटली जब पहले साल में ही पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन किया होगा, तो पाकिस्तान के यूएसए के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट में क्या थे, अच्छे रिलेशनशिप्स है। और पाकिस्तान ने यूएसएसआर को नहीं ज्वाइन किया, तो रूस के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। ये सारी बेस समझ आ गई यहां तक आप लोगों को, ये चीज क्लियर हुई है? ऑल राइट। जहरा आपको क्लियर हुई है? फ्रीहा आपको? ठीक हो गया। अब आपने ये बातें भूलनी नहीं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, इसी तरीके से आप लोगों ने स्टोरी की फॉर्म में इसको याद करना है कि ये सारे सीन्स हैं क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू के दिन। अब मैंने शुरू की सारी आप लोगों को गेम पीछे से समझा दी कि सीन क्या था। तो 1940s और जो 50s का इरा था वो अलायंस का इरा था, क्योंकि हमने यूएसए को चूज किया। 1947 के अंदर पाकिस्तान का आजाद होना फिंगर टिप्स के ऊपर, 1947 का पाकिस्तान के अंदर आजाद होना, यूएसए और यूएसएसआर का हमें इनवाइट करना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और जो कायदे-ए-आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका यूएसए की तरफ टिल्ट होना, यूएसए के साथ जो है वो प्रॉपरली दोस्ती का हाथ बढ़ाना और उसके ब्लॉक को चूज करना। अब जब उसके ब्लॉक को चूज किया ना, ये दो ट्रीटी साइन हुई। अब ट्रीटीज क्या थी, मैंने आपको बताया कि यूएसए एक सुपर पावर है, और वो उसने पाकिस्तान को इसलिए ऐड किया है ताकि वो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ सके। अब उसने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर असला बहुत ज्यादा हो, मिलिट्री वाइज वो स्ट्रॉन्ग हो पाकिस्तान। तो दो मिलिट्री के पैक्ट साइन करवाए, सीटो और सेंटो। ये दोनों पैक्ट इसलिए थे ताकि पाकिस्तान को जो है वो एड प्रोवाइड की जाए, मिलिट्री की एड प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी दी जाए, और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया जाए। यूएसए इसलिए स्ट्रॉन्ग करना चाहता था ताकि वो पाकिस्तान को यूज कर सके अगेंस्ट यूएसएसआर। क्लियर हो गई ये चीज? तो हमारे पास जो पहले के 10 इरा थे, पहले 10 साल थे, उसमें हमारे पास क्या हुआ, उसमें पाकिस्तान का आजाद होना, यूएसए को चूज करना, और दो ट्रीटीज को साइन करना, सीटो एंड सेंटो को साइन करना, और बाइलेटरल एग्रीमेंट्स का प्रॉपरली स्टार्ट होना। जब पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो साइन कर लिया, तो प्रॉपरली जो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स थे वो स्टार्ट हो गए। तो पहले 10 साल की ये कहानी है। अब भूलना नहीं है, जब भी आप लोगों ने इसको करना है, इसको इसी तरीके से आप लोगों ने करना है कि जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे, पाकिस्तान के पहले 10 साल, उसमें यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमने यूएसए के ब्लॉक को चूज किया था। हमने जब यूएसए के ब्लॉक को चूज किया, हमने दो ट्रीटीज पे साइन किया जो कि यूएसए की फेवर में थे। एक ट्रीटी का नाम सीटो था, और दूसरी का नाम जो था वो सेंटो था। माइक ऑफ कर ले, शायद अपना माइक ऑफ करें, उसका माइक ऑन है। एक का नाम सीटो था और दूसरी का नाम सेंटो था। तो सीटो और सेंटो हमने साइन किया, और हमने प्रॉपरली बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन करके हमने प्रॉपरली यूएसए का साथ दिया, और हमारे शुरू के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे। पहले 10 साल याद हो गए अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को, सारे बच्चों को? लिख लेंगे ना पहले 10 ईयर्स के ऊपर? हम इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आज हम आउटलाइन करेंगे ताकि आप लोगों को पूरी कहानी की समझ आ जाए कि ये चीज है क्या। गुड हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हुआ ये कि साथ साथ अब आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि 1950s तक क्या सारा चीज होगी, 60s तक। अब थोड़ा सा ना आगे एक इंसिडेंट आता है, 1960 का एक इंसिडेंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट क्या है? अब आपको इस बात का पता है, जब मैंने कल आप लोगों को मैप दिखाया था, आपको पता है कि अगर हमारे पास ये वर्ल्ड का मैप है, ये हमारे पास एशिया है, ये हमारे पास यूरोप है, ये हमारे पास एशिया है,
ये हमारे पास अफ्रीका है, और ये दरमियान में अटलांटिक ओशन है, इतना बड़ा 7 समंदर पार। ये आपके पास अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब रूस कहाँ पर है, रशिया कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर, पाकिस्तान वाले रीजन में ही है, एशिया में ही है। तो रूस पाकिस्तान के रीजन में है। अब ऑब्वियसली सी बात है, अमेरिका यहां से तो नहीं ना इस पे रूस पे नजर रख सकता। तो उसने जब पाकिस्तान से दोस्ती की, तो उसने पाकिस्तान को कहा कि मुझे अपनी एयर बेस प्रोवाइड करो, या मुझे अपनी बेसिस प्रोवाइड करो, अपने मुल्क के अंदर मुझे जगह दो, ताकि मैं रशिया के ऊपर नजर रख सकूं कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, कहीं हमें तबाह करने का तो नहीं सोच रहे, हम उनके खिलाफ नजर रख सके। अब चूंकि पाकिस्तान ने किसको चूज किया था, यूएसए को चूज किया था, तो पाकिस्तान ने तो अपनी एयरबेस देनी ही देनी थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पेशावर की एक बदाबर एयरबेस है, इसको पढ़ेंगे आगे से, सिर्फ अभी कहानी सुना रही हूँ। तो जो पाकिस्तान के अंदर पेशावर में एयरबेस थी, वो यूएसए को दे दी। यूएसए ने क्या किया, वहां पर ना यूएसएसआर के ऊपर नजर रखने के लिए एक एक जो है वो एक जहाज यू 2 प्लेन के नाम से सर्विलियंस के लिए रख दिया, वो उनकी नजर रखता, और वो बड़ा छुपके से सारा काम करता है। लेकिन वो भी तो कंट्री सुपर पावर है, वो भी उस टाइम पे सुपर पावर था, वो भी एक बला कंट्री थी। उसने क्या किया, वो जो कंट्री थी, जो बला कंट्री थी, उसको फील हो गया, उसको पता चल गया कि हम पे कोई नजर रख रहा है। उसने उस जो यू 2 प्लेन था, उसको तबाह करके बहुत जोर से पाकिस्तान की लैंड पे जाके मारा। और उन्हें पता था कि ये पाकिस्तान, उन्हें ठीक है, उन्हें गुस्सा था कि यूएसए ने तो ये काम करना ही करना था। लेकिन उस टाइम पे यूएसएसआर को, रूस को पाकिस्तान के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि पाकिस्तान ने क्यों हम पे सर्विलियंस रखने के लिए, नजर रखने के लिए दी। और इसका फिर रिजल्ट ये हुआ था कि जब 1965 की वॉर हुई थी ना, पाकिस्तान और इंडिया की, तो यूएसएसआर ने जानबूझ के इंडिया का साथ दिया था, ताकि पाकिस्तान को मजा चखाया जा सके, जो पाकिस्तान ने उनके साथ ये चीज की थी। तो अगर हम अभी देखो ना, हम लोग के दो रिलेशन साथ साथ हो रहे हैं। पाकिस्तान के यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन है, और यूएसएसआर के साथ खराब रिलेशन है स्टार्टिंग में। तो 1960, और इसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो उनको रूस को मिल गया ना, प्लेन मिल गया, तो अब जाहिर सी बात है, एम्बेरसमेंट होती है, आप किसी की चुपके से बात सुन रहे हो और उसको पता चल जाए, तो कितनी एम्बेरसमेंट होती है। इसी तरीके से जो यूएसए था, उसको बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। एम्बेरसमेंट, हालांकि गलती खुद थी यूएसए की, एम्बेरस खुद होने की बजाय पाकिस्तान को जो है वो कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप स्ट्रांग थे ना, जरा वो जो पीक ऊपर थी, जरा वो स्लो आ गई। पाकिस्तान के साथ उसके जरा ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गए। तो 1960s के अंदर एक यू 2 स्पे प्लेन का इंसिडेंट होता है। यूएसएसआर उस प्लेन को शूट डाउन करके पाकिस्तान की तरफ फेंकता है जोर की। 1965 के अंदर जब इंडो पाक वॉर होती है 1965 में, तो यूएसएसआर जानबूझ के इंडिया की हेल्प करता है, ताकि पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा सके। और यूएसए यहाँ पे क्या करता है 1965 में, जब 1960 के अंदर वो यू 2 इंसिडेंट की वजह से थोड़ा इंसल्ट के अंदर था ना, अब उसको पाकिस्तान की जरूरत जो नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा जरा भी शर्मिंदा था इस चीज की वजह से, उसने पाकिस्तान का साथ देने की बजाय 1965 में पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, इम्बार्गो लगा दिया कि तुम्हें हम असला प्रोवाइड नहीं करेंगे। हालांकि पाकिस्तान, यूएसए को पता भी था कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा असले के लिए यूएसए पे डिपेंड करता है, और उसने दोनों पे, इंडिया पे भी लगा दी और पाकिस्तान पे भी इम्बार्गो लगा दी। ये वो टाइम था 1965 का, जब पाकिस्तान के रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे हुए थे, ईरान के साथ अच्छे हुए थे, चाइना के साथ अच्छे हुए थे, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हुए थे। तो दूसरे कंट्रीज ने पाकिस्तान को काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो ये वो रिलेशनशिप, वो टाइम था। लेकिन यहां पर हमें यूएसए ने पहला धोखा दिया। पहला धोखा किस बात पे दिया, हमने जो उनका साथ दिया था, उस पॉइंट पे उन्होंने हमें पहला धोखा दिया। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? फ्री है, बंद करो इसको, वो वीडियो बंद करो। ठीक हो गया, अभी तक दो चीजें क्लियर होगी ना आप लोगों को, पहले 10 साल भी कवर हो गए, और अगला जो है वो हमारे पास यू 2 इंसिडेंट वाला इवेंट भी कवर हो गया, और यूएसए का पहला धोखा भी हमें मिल चुका है 1965 की वॉर के अंदर। हमें उसने बताया कि आपने एक गलत फैसला किया हमें चूज करके। ऑल राइट, ठीक हो गया। 90, शाहिद आपको क्लियर हुआ है? शाहिद को और काशा आपको भी क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती हैं चीजें 1970s की, बात करती हैं। अब 65 तक हम कर चुके हैं, 1965 तक सारी बातें कर चुके हैं।
अब यहाँ पर 19 आपको पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी, पाकिस्तान में मसले क्या चल रहे हैं, एक तो पाकिस्तान कश्मीर मसले को फेस कर रहा है, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान है, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान है, दोनों की आपस में भी बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे। अभी तक हम लोग अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। 56 में पहले बनाया, वो भी खराब हो गया। 62 में बनाया, वो भी नहीं चल पा रहा। तो हमारी ऑलरेडी बड़ी मसले में साथ हम चल रहे हैं। ऊपर से हम जंग भी कर चुके हैं 1965 की भी और 48 की भी। अब हुआ ये कि 1971 के अंदर पाकिस्तान की क्या होती है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये वॉर ये थी कि जिससे हमसे वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, और वो क्या बन गया, वो बन गया हमारे पास बांग्लादेश की तौर पे सामने आया। अब जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया बांग्लादेश, तो उसमें उस वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। उसमें इंडिया ने इंडिया ने क्या किया कि बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया इस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए। पाकिस्तान इस टाइम, यूएसए इस टाइम पे भी उसने हमारा साथ नहीं दिया, वो डिप्लोमेटिकली साइलेंट रहा। क्यों? क्योंकि उसको कोई पाकिस्तान से मुफाद नहीं था। यूएसए हमेशा पाकिस्तान को एज अ अपॉर्चुनिस्टिक बेस पे जो है वो यूज करता है। जब अपॉर्चुनिटी होती है, जब उसको लगता है कि मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ज़ारा, कि 1971 के अंदर क्या हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। आपको पता है ना, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान दो टुकड़ों में था। एक तरफ क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है जहां हम रहते हैं, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान है जो आज का बांग्लादेश है इंडिया के साथ ना, वो भी हमारा हिस्सा था। तो जब आजाद हुआ तो वो बेसिकली दरमियान में इंडिया था ना, जगह दरमियान में इंडिया की आ गई। तो हमारा कनेक्टिविटी की वजह से और भी बहुत ज्यादा हमारे आपस में इख्तलाफात थी। तो हम लोग इस दोनों आपस में लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने आकर जो है ईस्ट पाकिस्तान उसको भड़काया, और भड़काकर जंग लड़वा दी दोनों के बीच में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। और बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, एक अलहदा रियासत बन गई, और हम हार गए इस जंग के अंदर। अब इसमें हम अपना एक मसला लड़ रहे थे ना इंडिया के साथ, फिर से इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। यूएसए को चाहिए था कि वो हमारा साथ देता, लेकिन यूएसए ने क्या किया, डिप्लोमेटिकली साइलेंट रहा, उसने हमारा साथ नहीं दिया। 65 में हम पे एम्बार्गो लगा दी, 71 की वॉर में भी हमारा साथ नहीं दिया। क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि उसको अभी हमारी जरूरत नहीं थी। जब जब उसको हमारी जरूरत थी, शुरू के रिलेशनशिप्स में आपने देखा, तब तब वो हमारे साथ आता गया। एग्जैक्टली exactly. वो उसके अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप्स थे। जब जब उसको अपॉर्चुनिटी, जब जब उसको चाहिए थी, हमारी जरूरत थी, हमारे साथ वो अलायंस करता। जब जब उसको हमारे जरूरत नहीं थी तो हमारे साथ स्ट्रेंज हो जाता, जैसे हमें जानता ही नहीं है। 1972 के अंदर प्रेसिडेंट जो निक्सन थे, यूज, अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान का कितना अच्छा रोल है कि उस टाइम पे ना शुरू शुरू में इसी, क्योंकि चाइना जो है वो भी एक क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री था। तो रूस भी कम्युनिस्ट था। तो यूएसए की और चाइना के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। लेकिन चाइना एक शुरू से बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्री रहा है। तो यूएसए चाहता था कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे। इनके ताल्लुकात बेहतर करवाने के लिए पाकिस्तान ने अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था 1972 के अंदर। जब प्रेसिडेंट निक्सन आया, तो पाकिस्तान ने निक्सन को और चाइना का जो रिलेशनशिप, चाइना का जो प्रेसिडेंट था, इन दोनों को एक जगह पे उनकी मुलाकात करवाई। मुलाकात, इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी कहते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल कर लेना आप लोग। ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी ये थी कि यूएसए और चाइना को इसने मिलाया पाकिस्तान ने। इनके वो हालात ठीक कर रहा है। पाकिस्तान हालांकि हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएसए वो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी हमारी। तो उसके रिलेशनशिप्स इस तरह के ही हैं। फिर उसके बाद 1977 के अंदर एक मिलिट्री कूप, आपको पता है, जनरल जियाउल हक का आता है। अब यहां से सारी गेम चेंज हो जाती है यहां से। अब 1977 तक गेम जो थी वो किस तरह की चल रही थी कि 1960s तक जो है वो यूएसए को हमारी जरूरत थी। किसके लिए? कोल्ड वॉर के लिए। उसने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जब U2 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वो पाकिस्तान से पीछे हो गया। 1977 तक उसने पाकिस्तान के ऊपर इम्बार्गो भी लगाई, पाकिस्तान का साथ भी नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान उसका साथ देता रहा, जिसकी एग्जाम्पल पिंग पोंग डिप्लोमेसी थी। अब हुआ ये कि 1978 के अंदर, 9 के अंदर, अफगानिस्तान जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड के ऊपर है, क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर रूस आ गया, रशिया आ गया। रशिया ने जिस तरह बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज आ गए थे ना, उनकी हुकूमत आके संभाल ली, इसी तरीके से अफगानिस्तान में कौन आ गया? रूस आ गया, रशिया आ गया, यूएसएसआर। और कहते हैं कि जो जो अफगानिस्तान था ना,
उसकी भी तकरीबन 35 से 45 जो लोग थे उनके, वो रूस के साथ होना चाहते थे, वो रशिया के साथ होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा रूस को अलाउ किया। खैर अफगानिस्तान में कौन आ गया? रशिया आ गया। अब इसको क्या, यूएसए के तो अपने जान के लाले पड़ गए कि ये क्या हो गया। यहाँ पर ये साउथ एशिया में अगर ये अफगानिस्तान में आ गया रूस, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में भी आ जाएगा, पाकिस्तान में भी आ जाएगा, मिडिल ईस्ट में भी आ जाएगा, मेरा तो सारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने बताया ना इनकी कोल्ड वॉर चल रही है। तो वो अब यूएसए को किसकी जरूरत थी? अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान का जो है वो नेबर कौन है? पाकिस्तान। और इंडिया को तो वो चूज कर नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया ने नैम चूज किया हुआ था, नॉन अलाइनमेंट। और पाकिस्तान किसका था? पाकिस्तान ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक चूज किया हुआ था, और पाकिस्तान उनका मेंबर था यूएसए का। दोबारा अब यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत है। अब दोबारा वो मीठा प्यारा होके पाकिस्तान के साथ आया, और उसने अब उसको पाकिस्तान को दोबारा से वो सारी चीजें बहाल शुरू कर दी। वही जो चीजें ऊपर हो रही थी, एड प्रोवाइड कर रहा था, हर चीज मिलिट्री दे रहा था, सैंक्शंस खत्म हो गई और सारा कुछ खत्म हो गया। अब 1979 से लेकर तकरीबन 1989 तक, बल्कि पूरे आप ये 10 साल बनते हैं। अब इस 10 साल के रिलेशनशिप में पाकिस्तान का और यूएस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। अच्छे की वजह क्या थी? अच्छे की वजह ये थी कि उसके अंदर अफगानिस्तान में रूस था, और रूस को हमने बाहर निकालना था, और उसके अंदर एक ही कंट्री हेल्प कर सकता था, और वो पाकिस्तान था। तो यूएसए को हमारी जरूरत थी, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप अच्छा था। इसी दौर के अंदर ना एक बात और थी, एक चीज और थी जो हमारे रिलेशनशिप को खराब करती थी। वो ये थी कि 1974 के अंदर, 1974 के अंदर एक ऑपरेशन हुआ जिसे कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन क्या था? कि स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन ये था कि जो इंडिया था उसने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था। 1974 के अंदर टेस्ट परफॉर्म करके उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम एटमी ताकत रखते हैं। जब उसने अपने आप को इस चीज से डिक्लेयर कर दिया, तो पावर ऑफ बैलेंस खराब हो गई ना। आज अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन ना होता, तो इंडिया तो हमें तबाह कर चुका होता। हमारे पास न्यूक्लियर पावर थी, तो हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया ना। तो ये जब भी दो दुश्मन होते हैं, वो हमेशा क्या रखते हैं? पावर ऑफ बैलेंस, ताकि एक दूसरे को रोक सके हमले से, मिल के मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान ने जब फटाफट, जब इंडिया ने ये काम किया, अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम शुरू कर दिया। अब 1979 के इरा से लेकर 1989 तक, ये जो 10 साल थे, इसमें यूएसए फंस गया। यूएसए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ने अपना काम भी शुरू कर दिया उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स पे। यूएसए पाकिस्तान को ज्यादा रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसे पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी अफगानिस्तान से रूस को निकालने के लिए। थोड़ी बहुत स्किर्मिशीज आती थी, वो पाकिस्तान को बोलता था कि तुम क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, जिस तरह ईरान को ये लोग रोक रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान को पूरे तरीके से नहीं रोक सकता था। अगर वो रोकता, तो फिर रूस को कैसे निकालता? क्योंकि पाकिस्तान की तो उसको हेल्प चाहिए थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव था। अगर रूस का हमला अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए एक तरफ से बेनिफिट भी हुआ कि पाकिस्तान ने अपने इसी दौर के अंदर अंदर अपना वो भी बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिया। समझ आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही? ये 1977 के बाद का रिलेशनशिप समझ आया है? पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आप लोगों को? गुड। तो हमारे पास 1977 के बाद 79 में जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, तो दोबारा से ये दोनों क्या बन गए? ये पार्टनर्स बन गए। अब 1981 86 में देखो एड पे एड आ रही है। अब कुछ, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ। कंसर्न्स थे उन्हें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बना रहा है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकते थे, सही तरीके से नहीं रोक सकते थे। इसलिए नहीं रोक सकते थे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी, और वो पाकिस्तान का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि रूस से निकालना था उनको। फिर उसके बाद जब 1989 के अंदर रूस अफगानिस्तान से निकल गया और बाइपोलर का दौर खत्म हो गया, रूस हार गया और यूएसए जीत गया, मोनोपोलर बन गया। दोबारा देखो, अब उसकी 1990s में अमेंडमेंट शुरू हो गई। अब उसने हम पे अमेंडमेंट लगाना शुरू कर दी, दोबारा हम पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, हमारे खिलाफ हो गया। लेकिन हम उस टाइम पे इतना काम कर चुके थे कि हमने उसके 8 साल बाद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। 1919 की जब कारगिल वॉर हुई, तो यूएसए ने पाकिस्तान को थोड़ा डांटा, पाकिस्तान के अगेंस्ट गया, लेकिन ठीक है सुलह करवा दी उस चीज के अंदर आके। तो ये हमारे पास यहां तक जो है वो 1947 से लेकर
2000 तक के सारे रिलेशंस आपको समझ आ गए, आगे है ना, कि पाकिस्तान का आजाद होना, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को चूज करना, यूएसएसआर के खिलाफ होना, U2 इंसिडेंट के बाद यूएसए का हमसे दूर होना, 1965 और 71 की वॉर में यूएसए का हमारा साथ ना देना, उसके बाद 1977 के अंदर जब क्या होता है, जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन आ जाता है, तो यूएसए का हमारा जरूरत से ज्यादा साथ देना, क्योंकि वो मजबूर था। ये चीजें क्लियर हो गई ना? हाँ बिल्कुल, जरा ऐसे ही 1998 में पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि हम भी एटमी ताकत रखते हैं, फुली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे पास एटमी पावर है। ठीक हो गया ना? अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होगी ना, आपको टाइमलाइन अब भूलेगी नहीं। अब आप लोग जब इसको पैराग्राफ के फॉर्म में करोगे ना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब फिर क्या होता है, अब होता है ये थोड़ी सी कहानी रहेगी, ये फिर आप लोगों की खत्म हो जाएगी। अब होता ये है कि 2001 के अंदर, 2001 की बात, अब 2000 तक हम बात कर चुके हैं। अब एक बात पीछे से समझा देती हूँ कि 1979 से 1989, इसमें जब रूस के अंदर अफगानिस्तान था, और रूस को हमने, सॉरी, जो रशिया था वो अफगानिस्तान में था, और हमने रशिया को दूर भगाना था अफगानिस्तान से। तो यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान की हेल्प के साथ मुजाहिदीन तैयार किए, जिनको तालिबान कहते हैं। उन मुजाहिदीन को अफगानिस्तान भेजा कि आप जो है ये अंग्रेजों को, रशिया को यहां से मार भगाओ। 10 साल की स्ट्रगल के बाद वो बाहर निकल गया। लेकिन वो जो मुजाहिदीन थे ना, वो प्योर इस्लामिक मुजाहिदीन थे। उन्होंने कहा हमारा मकसद सिर्फ रूस को बाहर निकालना नहीं था, हमारा मकसद ये जितने भी अंग्रेज है इस दुनिया में उन सबको मारना है, जिसमें यूएसए भी आता है। उन्होंने क्या किया, यूएसए के खिलाफ टेररिज्म शुरू कर दी। 2001 के अंदर उसामा बिन लादेन ने एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, 9/11 का इवेंट, कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री के, जो उसकी जो पेंटागन थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वहां पे जाकर इतना बड़ा एक हादसा किया टेररिज्म का, जिससे अमेरिका जो है वो हिल गया। दुनिया का सबसे बड़ा, कहते हैं कि जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ सबसे बड़ा। तो ये जो 9/11 का इवेंट था, तो अमेरिका तो हिल गया कि ये क्या हो गया। रूस को निकालने के चक्रों में हमने अपने खिलाफ दुश्मन तैयार कर लिए साउथ एशिया के अंदर, ये जो टेररिज्म हो गई। तो 2001 से लेकर 2014 तक या 15 तक के रिलेशनशिप्स जो थे, वो पाकिस्तान के साथ रूस के, यूएसए के कैसे थे, वॉर ऑन टेरर, के टेररिज्म के खिलाफ वॉर। इसमें दोबारा किसकी जरूरत थी यूएसए को, पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि वो मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमीन में थे, अफगानिस्तान में थे, फाटा के एरियाज में थे। तो जाहिर सी बात है, वो यहां से पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान उसको अमेरिका को मारने गए थे ना, तो अमेरिका ने जाहिर सी बात है यहां आकर इनको मारना था, तो दोबारा इनकी लैंड चाहिए। तो 2001 के बाद 2015 साल के जो इराज था, वो भी क्या थी, पाकिस्तान और यूएसए एक दूसरे के साथ ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि वॉर ऑन टेरर में दोबारा यूएसए को किसकी जरूरत थी, पाकिस्तान की जरूरत। तो 2001 के अंदर जो है वो वॉर ऑन टेरर, फिर दोबारा अलायंस बनती है। अब इसके दौरान दोबारा से कुछ आ रहा है, ट्रेड्स आ रही हैं, जा रहे हैं, इंसिडेंट्स मिल रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। उसके बाद 2015 के बाद से अब तक के जो हमारे रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल बस अपॉर्चुनिटी, कुछ मतलब कुछ हुआ नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बस थोड़े बहुत हैं रिलेशनशिप्स। एक समझ लें कि एक खामोशी से रिलेशनशिप है। अभी थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप गया हमारा, अब अच्छे जा रहे हैं यूएसए के साथ, वो जो उसने सीज फायर करवाया ना इंडिया के साथ, तो चीजें इस तरीके से है। तो पहले जो 10 साल थे, क्लोज मिलिट्री अलायंस थी, फिर उसके बाद रिलेशन कूल हो गए, फिर उसके बाद अलायंस बन गई, क्योंकि हमें सोवियत अफगान वॉर में साथ देना था। फिर हम पे सैंक्शंस लगा दिए 1-2 साल के लिए, फिर हमारे साथ रिलेशन अच्छे हो गए क्योंकि वॉर ऑन टेरर में उनको चाहिए था। अब से दोबारा हमारे साथ बस ऐसे ही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब 2025 में जरा रिलेशनशिप्स अच्छे हुए हैं क्योंकि वो सीज फायर की वजह से। हाँ बिल्कुल, उसका पर्पस जारा बेसिकली जो है, अब बता रही हूँ ना कि अब वो रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया जो यूएसए था, उसने हमारी सीज फायर करवाई ना इंडिया के साथ, तो एक किस्म का एक थैंकिंग गेस्चर था वहां पे हमारा विजिट करना, और हम उनको थैंक यू करके आए हैं। थैंक यू के अलावा हम उनको बता कर आए हैं कि हम आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करें, हमारे साथ अपने रिलेशनशिप्स मजीद इनहांस करें। तो हम उनके साथ एक, अब आप कह लो कि पॉजिटिव की तरफ हमारा रिलेशनशिप अब जा रहा है अभी फिलहाल, फिलहाल तक अभी जा रहा है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने ये टाइमलाइन अच्छे तरीके से याद करनी है। अगर ये याद की होगी ना, तो यूएसए ऐसे फिंगर टिप्स पे आप लोगों का हो जाना है, सारे रिलेशन से ऐसे हो जाने हैं।
एक मैंने लिखा है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने कोशिश करनी है कि इस ये वाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखो जब भी यूएसए का है। मैं पढ़ाती हूँ उसको आपको। द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स spans over 7 decades and they witnessed the period of close strategic partnership भी थी, suspicion भी था, फ्लक्चुएटिंग कॉपरेशन भी था, मतलब बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था ना रिलेशनशिप। अर्ली ईयर्स ऑफ अलायंस से लेकर जब पाकिस्तान यूएसए का ले बना, सीटो हुआ, सेंटर हुआ, फ्रंट लाइन था, फिर 80s में पाकिस्तान का वो फ्रंट लाइन रहा, और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गई लेकिन यूएसए ने सैंक्शंस लगाई, फिर थोड़ा सा मिसट्रस्ट भी हुआ, दोबारा टेस्ट हुआ, उसामा बिन लादेन का किल होना, मतलब मैंने सारी बातें यहाँ पे कोट कर दी हैं। इन अ नट शेल आप ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट दीज टेंशंस both country have continued to engage diplomatically on security, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कॉपरेशन, मगर रीसेंट ईयर्स के अंदर रिलेशनशिप ज्यादा ट्रांसैक्शनल है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है।